नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टार लगा लो इसके ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का मतलब होता है जिगजैग पाथ के ऊपर चलना, टेढ़ा मेढ़ा चलने को हम बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। सीधा चलते हैं वो तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, स्ट्रेट पाथ के ऊपर चलना हो गया, लेकिन अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जिगजैग पाथ के ऊपर चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तो हम बोलते हैं ड्रिफ्टिंग कर रहा है ना। ड्रिफ्ट जो वर्ड है ना वो इसके लिए यूज किया जाता है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज होती है इसको समझो। देखो, जब भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे तो वो एकदम सीधा नहीं चल पाते, क्योंकि सॉलिड कंडक्टर के अंदर जो मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, कभी तो वो किसी एटम से टकरा जाते हैं चलते चलते, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाते हैं, और उसकी वजह से उनकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है और स्पीड भी चेंज होती रहती है। इसलिए इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कंडक्टर के अंदर तो एक जिगजैग पाथ के ऊपर मूव करेंगे, और उनकी वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है, और जो दो कंटिन्यूस कोलिजन उनकी होंगी उनके बीच का टाइम भी बार बार चेंज होता रहता है। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम से दिखाते हैं एक बार। जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसको आपने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, ये कोई V वोल्ट का कोई वोल्टेज सोर्स है, और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम किसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब ये चलना स्टार्ट करेगा, शुरुआत में मान लो इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जैसे आपने इसको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया तो इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, जिसकी डायरेक्शन होगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे बेसिक फॉर्मूला ये होता है फोर्स का, F इक्वल्स टू Q इनटू E। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसके ऊपर फोर्स को लिखा जाएगा F इक्वल्स टू चार्ज कितना, माइनस ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, कैपिटल E। तो इतना फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा होगा। यहाँ पे ये नेगेटिव सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स उधर लग रहा है ना, अपोजिट लगेगा। इसको आप सिंपली वैसे भी समझ सकते हो कि ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा होगा, और पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ऐसे भी सिंपली समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगेगा। अब जब इसने चलना स्टार्ट किया, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी मान लो 0 है, अब इसने स्पीड पकड़ी और ये कोई V1 स्पीड तक आ गया। इतने में ये किसी एटम या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, और टकराते ही इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। अब ये इधर जा रहा है V2 वेलोसिटी से, ठीक है। टक्कर की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, स्पीड भी चेंज हो गई। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स तो इधर ही लगना है इसके ऊपर, तो ये वापस इधर आएगा, इधर आया और यहाँ पे जाके किसी से टकरा गया ये। अब ये V3 स्पीड से आ रहा था और यहाँ पे टक्कर की वजह से अगेन इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, अब ये इधर आ गया किसी V4 वेलोसिटी से, फिर ये वापस इधर जाने की कोशिश करेगा, तो फाइनली जाएगा तो इधर ही, लेकिन ये सीधा नहीं चल पाएगा। इसकी देखो डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है और स्पीड भी चेंज हो रही है, तो ये डायरेक्शन चेंज करता हुआ जिगजैग पाथ के ऊपर मूव करता है, इस तरीके से आगे पहुंचेगा। तो वायर के एक सिरे से दूसरे सिरे पे जब इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो क्या ये सीधा चल पा रहा है, नहीं, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इस कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या है, तो ना तो हम V1 बता सकते हैं, ना V2, ना V3, इस तरीके से कोई वेलोसिटी नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रही है वेलोसिटी। तो फिर एक एवरेज वेलोसिटी हमेशा बताई जाती है, और उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको VD के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। अगर एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लिख देते हैं इधर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है उसी का नाम क्या रख दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। उससे पहले एक चीज और बता देता हूं। देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर रहा है तो ये बार बार टकराता हुआ जाएगा, और कोई भी दो जो लगातार वाली इसकी टक्कर होंगी उनके बीच में ये जो टाइम स्पेंड करेगा, जैसे यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम मान लो T1 है, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम मान लो T2, यहां से यहां तक आने का टाइम T3, यहां से यहां तक आने का टाइम T4, यहां से यहां तक जाने का T5। ये टाइम भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, देख रहे हो ना भाई, ये तो रैंडम मोशन है ना, इधर उधर कैसे टकराता हुआ जाएगा, तो ये टाइम भी बार बार चेंज होता रहेगा। तो इसका भी जो एवरेज है
मतलब कोई भी दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम है उसको भी हम एक अलग नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या चीज है भाई? इसको हम टो के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है कंडक्टर के अंदर मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम। दो लगातार जो टक्कर होंगे ना, कभी 1 सेकंड बाद में टकराया, कभी 2 सेकंड, कभी 3 सेकंड, कभी आधे सेकंड बाद में टकराया, तो उन सबका एवरेज निकाल लो। उस एवरेज टाइम को ही हम क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। इतनी बात क्लियर एकदम? ठीक है। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा है F इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, और इस फोर्स की वजह से क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन में एक एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स के टर्म्स में? एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास आप लिख सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। न्यूटन का सेकंड लॉ है ये। तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो इसको। एक्सेलरेशन को फोर्स की जगह लिख दो माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम। तो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहां पे लिख दिया माइनस ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, ये एक तरीका है जिससे हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक तरीका और है जिससे आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने की प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और फिर हम एक और फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब ये उसकी डेफिनेशन होती है। फॉर्मूला ये होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूं तो यहां पे मैं ये देख रहा हूं कि शुरुआत में जब इलेक्ट्रॉन ने चलना स्टार्ट किया तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, और बाद में जब ये टकराएगा तो ये एक एवरेज वेलोसिटी वीडी गेन कर लेगा। हमें वीडी कैलकुलेट करना है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम ये मान के चलेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तब तो उसकी स्पीड 0 है, लेकिन जब ये टकराएगा किसी इलेक्ट्रॉन से या किसी एटम से या किसी भी चीज से, तब तक ये एवरेज वेलोसिटी वीडी गेन कर चुका होगा। तो इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो आएगा वीडी माइनस 0। भी शुरुआत में 0 और बाद में वीडी वेलोसिटी, तो चेंज कितना हुआ? वीडी माइनस 0। और जब ये टकराएगा तो टकराने से पहले ये जो एवरेज टाइम बिता चुका होगा वो कितना होगा? वो रिलैक्सेशन टाइम टो के बराबर होगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन यही होती है, दो कंटिन्यूस कोलिजन, मतलब यहां से चला यहां पे टकराया, फिर यहां से चला यहां पे टकराया, तो ये जो बीच में जो इसने एवरेज टाइम स्पेंड किया है इलेक्ट्रॉन ने, वही है रिलैक्सेशन टाइम। तो वो एवरेज टाइम कितना है? टो के बराबर। तो उसको टो लिख दो। डेल्टा टी मतलब वेलोसिटी को चेंज होने में लगा टाइम। भाई 0 से चला था और वीडी गेन कर ली टकराने से जस्ट पहले, तो यहां से यहां तक जो टाइम इसने स्पेंड किया होगा एवरेज, वो टो के बराबर है। तो वीडी माइनस 0 अपॉन टो लिखेंगे इसको। ये दूसरी इक्वेशन अपने पास आ गई। अब एक ही चीज को हम दो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, आंसर सेम आना चाहिए, इसलिए दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट कर दो। वहां से तो आएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, वीडी अपॉन टो। ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, और पहली इक्वेशन ये है, तो दोनों को इक्वल पुट करते हैं। तो ये लिखा जाएगा इधर वीडी अपॉन टो, और इधर क्या लिखोगे बोलो? माइनस ई बाई एम। ठीक है, तो इससे वीडी इक्वल टू क्या आ गया बोलो? माइनस ई इंटू ई टो बाई एम। तो ये जो अपने पास फॉर्मूला निकल के आया, इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो फॉर्मूला अपने पास आ गया ना, किसका फॉर्मूला है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? ई टो बाई एम। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई कर रखा होगा, टो मतलब रिलैक्सेशन टाइम, और एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन चीजों के ऊपर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है। ई और एम तो यहाँ पे कांस्टेंट है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और एक रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, जो रिलैक्सेशन टाइम है इसकी भी एक खास बात है कि ये सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है। जो रिलैक्सेशन टाइम है ना टो, वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, और वो एक चीज कौन सी है? वो है टेम्परेचर। रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टर का तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम क्या है? दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो इस कंडक्टर का तो इलेक्ट्रॉन तेज भागेंगे, तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, और अगर जल्दी जल्दी टकराएंगे तो दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच का टाइम क्या हो जाएगा? छोटा। भाई पहले 2-2 सेकंड बाद में टकरा रहे थे मान लो एवरेज, तो स्पीड बढ़ जाएगी ना। मान लो आप इसको गर्म करते हो कंडक्टर को,
तो हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है, तो वो जल्दी जल्दी टकराएंगे। अब ये एक एक सेकेंड बाद में टकरा रहे हैं मान लो, तो दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो घट गया ना जल्दी टकराने से, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज होने से। तो याद रखेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, और वो कौन सी चीज है? टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। क्लियर है ये बात? क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, यट ए बल्ब ग्लोज इंस्टेंटली व्हेन स्विच्ड ऑन, व्हाई? ये बोल रहा है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो काफी कम होती है। किस रेंज की होती है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, इस रेंज की होती है। मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड काफी कम है ये वेलोसिटी। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, वो काफी कम होती है। इसका रीजन भाई, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा सा पार्टिकल है, अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो वो तो बहुत तेज भागना चाहिए, क्योंकि छोटा पार्टिकल है तो वो तेज तो भागता है, लेकिन वो बार बार कोलिजन्स भी बहुत ज्यादा करता है। क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो चलते चलते किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराते हैं, किसी दूसरे एटम से भी टकराते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? उनकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है, वो जिग-जैग पाथ के ऊपर मूव करते हैं, ड्रिफ्टिंग करते हैं। और जब आप एक एवरेज वेलोसिटी उन इलेक्ट्रॉन्स की निकालते हो कंडक्टर के अंदर, कि किसी 1 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में उनको कितना टाइम लगा और वो डिस्टेंस कितनी थी, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि वो भाग तो तेज रहे हैं, लेकिन वो जिग-जैग पाथ पे ऐसे करते करते जा रहे हैं, तो उनको वो डिस्टेंस कवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है? जो एवरेज वेलोसिटी वो काफ़ी कम आती है। समझ में आया? स्पीड ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन एवरेज स्पीड काफ़ी कम है। समझ में आया क्यों? क्योंकि वो टकराते हुए जाएंगे, और टकराने की वजह से उनकी डायरेक्शन बार बार चेंज होगी, तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में उनको काफ़ी टाइम लग जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसलिए हम एवरेज वेलोसिटी जब कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत कम आएगी, इतनी आती है इस रेंज की। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं एक बल्ब लगा दूं किसी वायर के अक्रॉस, और उसको किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दूं, ये की लगा दी यहाँ पे, ये वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तो जैसे ही आप की को ऑन करोगे, क्या बल्ब इंस्टेंटली ग्लो करने लग जाएगा? देखा होगा आपने, जैसे आप घर पे भी स्विच ऑन करते हो तो क्या बल्ब को ऑन होने में टाइम लगता है? भाई ऐसा होता है कि बल्ब आपने ऑन कर दिया, घंटे 2 घंटे वेट कर रहे हो कि हाँ अब ऑन होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा भाई। या फैन चलाना है तो स्विच को ऑन करके बैठ के भी घंटे भर पहले चला दिया कि हाँ भाई घंटे भर बाद में जब इलेक्ट्रॉन ऐसे पहुंच रहे होंगे उस बल्ब के पास में या उस फैन के पास में वायर के थ्रू, तो करंट फ्लो होगा, फैन वर्क करेगा। ऐसा थोड़ी होता है, इंस्टेंटली चीज़ें काम करती है। तो ये कैसे होता है फिर? जब स्पीड इतनी कम है इलेक्ट्रॉन्स की जिनकी वजह से करंट फ्लो होगा, तो फिर करंट तुरंत क्यों मिल रहा है, या बल्ब तुरंत ग्लो कैसे करने लग गया? तो देखो, ये जो वायर है ना, इस पूरे वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पूरे वायर में हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन ही फ्री इलेक्ट्रॉन है ना? ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे वायर के अंदर। अब जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया होगा, तो ऑन करते ही क्या प्रोसेस हुई होगी सोचो? जैसे स्विच को ऑन किया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के अक्रॉस अप्लाई हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा। कहां? कौन से वाले इलेक्ट्रॉन पे? पूरे वायर के अंदर। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इंस्टेंटली एक फोर्स लगना चालू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जहां पे हैं वहीं से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर से इधर है तो इसके अपोजिट इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग रहा होगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जहां पे है वहीं से ही क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, या उसमें टाइम लगा? बोलो। इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। जो इलेक्ट्रॉन जहां पे वहीं पे ही वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंटली बन रहा है यहाँ पे। जैसे स्विच ऑन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया, तुरंत एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये इंस्टेंटली मूव करना स्टार्ट कर देंगे।
और इसकी वजह से इस बल्ब का जो फिलामेंट है उसको इंस्टेंटली एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो तुरंत ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। आया समझ में? तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी तो कंडक्टर के अंदर काफ़ी कम है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलने में या उसको ऑपरेट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। ये वेलोसिटी कितनी कम है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड का मतलब है 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड। मिली को 10⁻³ लिखोगे ना तो ये डेटा आ जाएगा अपने पास, 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 मिलीमीटर जो इतना सा होता है स्केल के ऊपर, उसका भी 10th पोर्शन चलेगा 1 सेकंड में। तो अगर 1 मिलीमीटर चल रहा है ना इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर के अंदर, सिर्फ इतना सा, तो उसको 10 सेकंड लग जाएंगे इधर से इधर पहुंचने में, 1 मिलीमीटर। और अगर 1 सेंटीमीटर पहुंचना है तो उसका भी 10 गुना, मतलब 100 सेकंड। 1 मीटर चलना है तो मतलब 100 × 100 यानी कि 10,000 सेकंड लग जाएंगे, कई घंटे लग जाएंगे उसको। बात समझ में आई क्या आपको? ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के जाएगा और वो फिर इसको एनर्जी देगा, ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे इसमें एंटर करेंगे ना वहीं से एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है इंस्टेंटली जैसे स्विच ऑन किया जाता है। इसलिए हमको तुरंत करंट मिलेगा और इंस्ट्रूमेंट काम करना स्टार्ट कर देगा। आया समझ में? क्लियर है एकदम?